So hello everyone, welcome to the next part of the lecture. Okay, we'll be starting with aphorism 1 into 10. Just basically we are reading the नागेंद्र बाबू टेक्स्ट बुक. मैंने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क किया है आपको भी मार्क करके याद करते जाना है. दिस इज एन एग्जाम सीरीज लेक्चर. एफोरिज्म का लेक्चर अलग आएगा. मैं आई वुड बी एक्सप्लेनिंग ऑल द एफोरिज्म्स इंडिविजुअली. Okay, so let's start. Now this lecture is basically it will be useful for writing the exam the next day only. Okay, so we'll be starting. Observation of drug action by others. Observation of drug action by others. ये कौन सा एफोरिज्म में दिया है? एफोरिज्म 110 एंड 111 याद करते जाना है. इसका मतलब क्या है? जो ड्रग प्रूविंग का स्टार्ट हुआ था, ड्रग प्रूविंग का ऑब्जर्वेशन बाय अदर पीपल, नॉट ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स बाय अदर पीपल. जैसे टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो गया ना, टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट. जैसे किसी का पॉइजनिंग हुआ, एक कोई ड्रग कोई मेडिसिन प्लांट था, उसने किसी ने खा लिया था तो उसको टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट दिख गया किसी और को. तो वो जो राइटिंग से हैनीमैन ने लिखा है, तो ये है एफोरिज्म 100 एंड 114. विल बी स्टडिंग the observation done by authors before Hahnemann were toxicological symptoms of the true drug substance. इसमें वही लिखा है, ऑब्जर्वेशन डन बाय अदर ऑथर्स बिफोर हैनीमैन वेयर टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ द क्रूड ड्रग सब्सटेंस. क्रूड जो ड्रग्स था, ओके, दे ऑब्जर्व दिस सिम्टम्स ईदर ड्यूरिंग एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, दे ऑब्जर्व दिस ड्यूरिंग एक्सीडेंटल पॉइजनिंग और होमिसाइड और सुइसाइड. मतलब ये जो इफेक्ट्स दिखा था, कब कब दिखा था? सुइसाइड में दिखा था, होमिसाइड में जब कोई दवाई दे दिया था तो मारने के लिए, ओके, एंड फॉर एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, एक्सीडेंट से. ओके, तो कंक्लूजन क्या निकला? जो एफोरिज्म में क्या क्या लिखा है? प्रीवियस ऑथर्स कुड नॉट अंडरस्टैंड द थेरेप्यूटिक वैल्यू ऑफ दिस टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम्स. ऑब्वियसली वो पॉइजनस प्लांट है तो पॉइजन ही कॉज करेगा. दे कुड नॉट इमेजिन दैट दिस मेडिसिनल डिजीज इन फ्यूचर विल बिकम द सोर्स ऑफ प्योर एंड ट्रू मटेरियल मेडिकल. हाँ, तो ये लिखा था, ये एफोरिज्म में यही लिखा है कि ऑल दिस थिंग्स कि दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द थेरेप्यूटिक वैल्यू ऑफ द टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स ना. What is the next point? The next point is the toxicological symptoms recorded by these authors are much in accordance with the observation of Dr. Hahnemann. This fact he clarified by proving the substance of himself and other healthy human beings. So, डॉक्टर हैनीमैन ने क्या किया? ये जो टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स दिखा था, उन मेडिसिन को पोटेंटाइज करके ड्रग प्रूविंग में यूज़ किया था. एंड दैट फ्रॉम दैट वे ही कुड राइट द मेटीरिया मेडिका प्यूरा. ओके, ओके, अगेन. But the previous author warned the other physician of pernicious effects of toxic drugs because they wanted to exhibit their skill with the employment of medicine in curing the sick. Also, when persons were affected died under the treatment in order to seek their own justification the dangerous character of the poisonous substances. ये इधर ये बताया गया है कि the authors, the previous great authors, they wrote these symptoms क्योंकि उनको अपना जो ग्रेटनेस दिखाना था कि दे यूज दिस मेडिसिनल प्लांट्स, दे यूज दिस टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स टू क्योर द पेशेंट. लेकिन जब द पेशेंट बिगड़ जाता था, जब पेशेंट का हेल्थ बिगड़ जाता था, तब उनका वो जस्टिफिकेशन देते थे कि ये डेंजरस था, पॉइजनस प्लांट था, इसीलिए वो पेशेंट को क्योर नहीं कर पाया. Okay, this is the third point. Okay, the fourth point is toxicological symptoms identified by previous authors so prove that these drugs can curatively extinguish similar symptoms. So they possess the power to cure a natural disease in homeopathic manner. तो मतलब क्या लिखा है? जो उनका टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स है, if we potentize them in homeopathic manner, they will be helping us to cure diseases showing such symptoms. जैसे कोई पॉइजनस प्लांट हो गया, उससे आपको कन्वल्शंस होता है, तो उसको अगर होम्योपैथिकली हम यूज़ करें, पोटेंटाइज करके पेशेंट को दे, तो इट विल बी हेल्पफुल टू क्योर कन्वल्शंस. वही लिखा है. तो फॉर एग्जाम्पल 110 एंड 111 हमने मोटा मोटा पढ़ लिया है. लास्ट पॉइंट क्या है? These provings of other authors and Hahnemann make it clear that medicine have the capacity to produce morbid changes in the healthy human being. Obviously, medicine के पास capacity होता है कि वो body के अंदर changes produce करे. This happens on the basis of fixed and eternal laws of nature. हाँ, medicines follows the basic laws of nature. Okay, these medicinal substance produce certain reliable symptoms each according to their own peculiar character. So all medicines are different. All medicine produce different toxicological effects in the human being. This much is clear. We are done with aphorism
वी आर डन विद एफोरिज्म 105, वी आर डन विद एफोरिज्म 107 में क्या लिखा था, डिसएडवांटेज लिखा था। एफोरिज्म 108 और 109 में हमने पढ़ा था एक साथ, और इधर एफोरिज्म 110 एंड 111 भी पढ़ लिया। तो इसे ग्रुप वाइज आपको पढ़ना है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एफोरिज्म पार्ट, ओके। और थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है, तो जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आएगा एक्सप्लेन ड्रग प्रूविंग, 10 मार्क्स लिख देगा। तो दिस पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड एंड वी हैव टू गो ऑन, ओके। नाउ एफोरिज्म 112 वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है ये। दिस इज अ वाइवा क्वेश्चन, ओके। वाइवा में तो हमको एफोरिज्म पढ़ना पड़ेगा वो बुक से 5th and 6th एडिशन, बट दिस इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग पार्ट, ओके। नाउ इसमें क्या लिखा है, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मॉडरेट एंड स्मॉल डोजेस। आई विल जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड। फॉर एवरी प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग सब्सटेंस, वाइटल फोर्स प्रोड्यूस इक्वल एंड अपोजिट सेकेंडरी एक्शन। इसका मतलब क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। ये एफोरिज्म 60 to 64 में दिया, प्राइमरी एक्शन सेकेंडरी एक्शन। जैसे दिस इज एनी ड्रग, दिस इज एनी ड्रग, दिस इज ह्यूमन, दिस इज एनी ड्रग, दिस इज ह्यूमन। तो जो ड्रग कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, जैसे मैंने बेलाडोना दिया, बेलाडोना क्या किया, हेडेक कर दिया। हाँ, बेलाडोना प्रोड्यूसेस हेडेक, तो दैट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग, प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग, ओके। प्राइमरी एक्शन ऑफ ड्रग, जो मतलब ड्रग आपके बॉडी पे ऊपर जो इफेक्ट करता है, दैट इज द प्राइमरी एक्शन। और जो सेकेंडरी एक्शन होता है, सेकेंडरी एक्शन का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी एक्शन का मतलब ये होता है कि द वाइटल फोर्स जो रिएक्शन दिखाता है, वाइटल फोर्स तो पता ही होगा आपको, वाइटल फोर्स रिएक्शन दिखाता है टू ड्रग एक्शन। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ड्रग एक्शन, दैट इज द सेकेंडरी रिएक्शन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे नक्स वोमिका हो गया, नक्स वोमिका, जैसे आप नक्स वोमिका छोड़ो, कोई लैक्सेटिव खाया आपने, एलोपैथी मेडिसिन जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर देता है ना, वो जल्दी जो डायरिया कराता है, तो लैक्सेटिव क्या करेगा, डायरिया करा देगा। तो जो प्राइमरी एक्शन होगा उस मेडिसिन का, आपने लैक्सेटिव खाया तो लैक्सेटिव का इफेक्ट से आपको, जैसे कॉन्स्टिपेशन है आपको प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन है, लैक्सेटिव खाया आपने, देन आफ्टर टेकिंग द लैक्सेटिव इट प्रोड्यूसेस डायरिया, दिस इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग। सेकेंडरी एक्शन क्या होगा, सेकेंडरी एक्शन वाइटल फोर्स करेगा, खुद करेगा, तुमको कुछ नहीं करना, वाइटल फोर्स करेगा। द नेक्स्ट डे यू विल बी सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन अगेन, दैट इज द सेकेंडरी एक्शन। तो ये ऑपोजिट होता है। आगे पता चलेगा कि होम्योपैथी में प्राइमरी एक्शन इज डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट देन द एलोपैथिक ड्रग्स, ओके। तो यही है प्राइमरी एक्शन सेकेंडरी एक्शन मोटा मोटा। For every primary action of the drug, for every primary action of the drug, the vital force produce equal and opposite secondary action. I made you understand hopefully. When large and powerful drug substance are given to the provers. जब okay, toxicological effects are produced for which a dangerous and poisonous secondary action is noticed. क्या लिखा है, जब large and poisonous doses, powerful doses बॉडी के ऊपर दिया जाता है, उस वो टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा, ऑब्वियसली दैट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग। सेकेंडरी एक्शन कौन करेगा, वाइटल फोर्स करेगा। तो सेकेंडरी एक्शन जो होगा वो और टॉक्सिक होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा ना, तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट तो फॉर द पर्सन टू प्रूव द ड्रग। तो हमको मतलब इसीलिए स्मॉल और मॉडरेट डोज देना है, लार्ज डोज नहीं देना है, इससे पेशेंट को इफेक्ट होगा। द नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन मिक्स अप टुगेदर मेकिंग द पिक्चर मोर कंफ्यूजिंग। अगर ये लास्ट डोज दोगे, ओके, ये कैसे कंट्रोल करेंगे, दिस कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय यूजिंग मॉडरेट एंड स्मॉल डोजेस। जब मॉडरेट एंड स्मॉल डोजेस दोगे तो प्राइमरी एक्शन भी कम निकलेगा, सेकेंडरी एक्शन भी मतलब इतना हार्म नहीं करेगा, ओके। इन होम्योपैथिक प्रेस्क्रिप्शन वे यूजिंग मॉडरेट एंड स्मॉल डोजेस सो दैट इन सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन, the secondary action primary action will be studying in detail in later lecture, but just for understanding purpose, जो secondary curative action होगा vital force का in homeopathy, उससे स्टेट ऑफ हेल्थ विदाउट एनी कंसिडरेबल डिस्टर्बेंस स्मॉल और मॉडरेट डोज में ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट, ओके। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉडरेट एंड स्मॉल डोजेज। ये आपको याद रखना कौन सा एफोरिज्म में दिया है, एफोरिज्म 112, ओके। और टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स सीन बाय अदर पर्सन कौन सा एफोरिज्म दिया है, एफोरिज्म 110 एंड 111, ओके। मैं इस बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, एफोरिज्म अच्छे से पढ़ाऊंगा, ओके। नेक्स्ट पार्ट, another important line, action of narcotic medicine. This is again a viva question, very important, this is a viva question। आपको इधर ये पता चलेगा, ओके, you will be knowing something from here। इधर क्या लिखा है, द नार्कोटिक ड्रग इन द प्राइमरी एक्शन डिप्रेसेस द ऑर्गेनिज्म
बाय टेकिंग अवे सेंसिटिविटी, सेंसेशन, इरिटेबिलिटी। नार्कोटिक मेडिसिन मतलब क्या होता है? नार्कोटिक्स का मतलब होता है ओपियम, हाँ, ऑल दिस मेडिसिन, जैसे कैनाबिस, आपको तो पता ही होगा, आपने 12 में पढ़ा ही होगा। सो ऑल दिस मेडिसिन नार्कोटिक्स, जैसे नशा होता है, ओपियम, नार्कोटिक्स, कैनाबिस, ओके। तो ये क्या करता है? जो प्राइमरी एक्शन प्रोड्यूस करता है, जैसे मैंने बोला प्राइमरी एक्शन क्या होता है, ड्रग प्रोड्यूस करता है। तो इसमें क्या करेगा, जो आप ओपियम ले लिए तो आपको क्या होगा, आपका सेंसेस खत्म हो जाएगा, हाँ, सेंसेशन खत्म हो जाएगी, इरिटेबिलिटी खत्म हो जाएगा, आप सो जाओगे, कंप्लेन करना बंद कर दोगे। ओके, इवन फ्रॉम मॉडरेट डोजेस इन देयर सेकेंडरी एक्शन दे एक्साइट द ऑर्गेनिज्म इन इंक्रीज सेंसिटिविटी एंड ग्रेट इरिटेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? सेम ही है, मॉडरेट डोज में भी दोगे तो प्राइमरी एक्शन में ड्रग कुछ नहीं करेगा। लेकिन ओके, द नेक्स्ट पार्ट क्या है? विद द एक्सेप्शन ऑफ दिस नार्कोटिक्स, विद द एक्सेप्शन ऑफ दिस नार्कोटिक सब्सटेंस इन एक्सपेरिमेंट्स विद मॉडरेट डोजेस ऑफ मेडिसिन एंड हेल्दी बॉडी ऑब्जर्व इन प्राइमरी एक्शन। सो इसमें ये याद रखना है, इसमें ये याद रखना है, नार्कोटिक सब्सटेंस, नार्कोटिक ड्रग्स प्रोड्यूस सेकेंडरी सिम्टम्स। ये सेकेंडरी एक्शन ही दिखाता है बस, सेकेंडरी एक्शन, प्राइमरी एक्शन नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि उसमें सेंसेस ही खत्म हो जाता है। प्रोड्यूस प्राइमरी एक्शन ओनली, नॉट, मतलब सेकेंडरी एक्शन ओनली, नॉट प्राइमरी एक्शन। ये याद रखना है, ये आएगा इधर से। एफोइजम 113 एंड 14 में ये दिया है, यही याद रखना है। अगेन ओके, नार्कोटिक ड्रग्स प्रोड्यूस सेकेंडरी एक्शन, डू नॉट प्रोड्यूस प्राइमरी एक्शन, ये आपको याद रखना है। बाकी सब ड्रग प्राइमरी एक्शन प्रोड्यूस करता है, लेकिन इधर ओनली सेकेंडरी एक्शन प्रोड्यूस करता है। ओके, अगेन दिस इज ऑल्टरनेटिव एक्शन, एफोइजम 115। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको एफोरिज्म से याद करना है, हाँ। बट ये मस्ट, आई जस्ट एक्सप्लेन ऑल्टरनेटिव एक्शन क्या होता है। जैसे प्राइमरी एक्शन पढ़ लिया, सेकेंडरी एक्शन पढ़ लिया, अभी हमको ऑल्टरनेटिव एक्शन में जाना है। दिस इज ऑल्सो वाइवा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज ऑल्सो वाइवा क्वेश्चन। ऑल्टरनेटिव एक्शन क्या होता है? चलो, ऑल्टरनेटिव एक्शन इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी एक्शन ओनली। जो प्राइमरी एक्शन क्या बोला था मैंने, ड्रग जो आपके बॉडी पे इफेक्ट करता है। आपने पैरासीटामोल लिया, चलो लेग्जेटिव लिया, लेग्जेटिव से आपको डायरिया हो गया, so that is primary action. The alternative action is a type of primary action only, where various paroxysm of primary action are seen in alternative states. इसका मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी एक्शन दिखता है, हाँ। प्राइमरी एक्शन मतलब एक ग्रुप में आता है, डिफरेंट पेरोक्सिजम्स ऑपोजिट दिखता है। आई विल अंडरस्टैंड एज वी गो ऑन। चलो, ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग अंडर सर्टेन कंडीशन सम ड्रग प्रोड्यूस सर्टेन सिम्टम्स विच डायरेक्टली अपोज द अदर which previously or subsequently appeared. The various paroxysm primary action are called alternative action. यही याद है, ये definition only you need to remember, and after seeing the examples you will be understanding everything. Okay, just read. Okay, चलो, two opposite phases of primary action appear and disappear alternatively. ये याद है, two opposite phases. Example देखो, headache alternates with lumbago, Alois Socratina. मतलब क्या है? दिस इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग। ये सब होता है प्राइमरी एक्शन है ड्रग का, प्राइमरी एक्शन होता है ड्रग का। और इसमें क्या है? हेडेक ऑल्टरनेट लंबोगो, मतलब अपोजिट जो होगा, डिफरेंट पेरोक्सिज्म में आएगा। हेडेक भी होगा, लंबोगो भी होगा, कि पहले हेडेक हो गया अभी लंबोगो होगा। दैट इज ऑल्टरनेटिव एक्शन। ओके, अगेन नेक्स्ट पार्ट, मॉइस्ट टंग फॉलोड बाय ड्राइनेस ऑफ द माउथ। मॉइस्ट टंग फॉलोड बाय ड्राइनेस ऑफ द माउथ, इसका मतलब क्या है? टंग पहला मॉइस्ट था, फिर ड्राई हो गया, लेकिन ऑल्टरनेटिव एक्शन। ये कौन सा ड्रग में लिखा जाता है? रस्टॉक्स में लिखा जाता है, रस्टॉक्स में लिखा जाता है। ओके, वैसे ही। जैसे नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेट्स विद डायरिया। कौन सा ड्रग में है? ब्रायोनिया एंड नक्सवोमिका। मतलब बेसिकली यही है प्राइमरी एक्शन। प्राइमरी एक्शन होता है ड्रग का, उसमें वेरियस पेरोक्सिज्म होता है, वेरियस पेरोक्सिज्म, जैसे डायरिया हो गया, हाँ, कॉन्स्टिपेशन हो गया, वेरियस पेरोक्सिज्म होता है, दे ऑल्टरनेट टू ईच अदर, ऑल्टरनेट करता है उसी को। मतलब जैसे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, दे ऑल्टरनेट, हेडेक, लंबा दे ऑल्टरनेट इन वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग्स। जैसे एग्जांपल देखा, उसी को ऑल्टरनेटिव एक्शन बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव एक्शन। ओके, ये हमको एफोरिज्म से भी अच्छे से पढ़ना है, बट दिस इज द मोटा मोटा पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग।
मतलब ट्राई करना कि एफोरिज्म भी साथ साथ पढ़ते जाओ, व्हेन आई एक्सप्लेन द एफोरिज्म। ओके, दिस एक्शन शुड नॉट बी रिगार्डेड द सेकेंडरी एक्शन, ये सेकेंडरी एक्शन नहीं है, प्राइमरी एक्शन ही है। Okay, when treating the patient with such homeopathic medicines, if alternative action is observed, no improvement, same medicine. अगर ऐसा केस दिखे तो सर हैनीमैन ने क्या बोला है, ऑल्टरनेटिव एक्शन नो इम्प्रूवमेंट फॉलो, सेम मेडिसिन विल बी रिपीटेड इन स्मॉल डोज। मतलब अगर दिख जाए ऐसा टाइप ऑफ केसेस तो आपको क्या देता है, जो मेडिसिन दिया है आपने उससे जो काम नहीं कर रहा है, सेम मेडिसिन शुड बी रिपीटेड इन स्मॉल डोज, इन लो डोज, 30 पोटेंसी में दे दिया, 6 पोटेंसी में दे दिया। हाँ, ओके, दिस इज एफोरिज्म 115। Then again another example, sleepiness and sleeplessness alternative produced by opium। मतलब क्या है, स्लीपीनेस भी प्रोड्यूस करता है और नींद नहीं भी आता है, अल्टरनेटिव प्रोड्यूस बाय ओपियम। डन, दिस इज डन, अल्टरनेटिव एक्शन इज डन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इडियोसिंक्रेसी, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिस लेक्चर कुछ नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ ही सकता है। 10 मार्क्स का तो पता नहीं, लेकिन 5 मार्क्स तो कंफर्म पकड़ लो, 5 मार्क्स इट इज़ कंफर्म। समटाइम्स दे इवन गिव इन 10 मार्क्स ऑल्सो, समटाइम्स, बट 10 मार्क्स में इट इज़ डिफिकल्ट टू गिव, बट 5 मार्क्स में तो आता ही आता है। तो इडियोसिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर ऑल्सो। ओके, इडियोसिंक्रेसी कौन सा एफोरिज्म, सबसे पहले याद है कौन सा एफोरिज्म में दिया गया है, एफोरिज्म 116 to 117। डन, द नेक्स्ट पार्ट क्या है, वर्ड इडियो मीन्स वंस ओन, once idiom means one's own, sin means along with, and crazy means constitution। रुको हम पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन, तो आई विल गिव फ्रॉम एफोरिज्म ओनली, ये तो बस इंट्रोडक्शन के लिए लिखना है। डेफिनेशन देखो, ऑर्गेनॉन में वी हैव टू रीड फ्रॉम द 5th and 6th एडिशन ओनली, इफ वी रीड फ्रॉम अदर बुक्स दे विल कट मार्क्स, दे विल नॉट गिव मार्क्स। इडियोसिंक्रेसी इज अ पर्सन्स ओन पेक्यूलियर पर्सनैलिटी। ओके, पढ़ते जाना, मैं सब समझा दूंगा। ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग फ्यू सिम्टम्स ऑफ द ड्रग आर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस बाय मेजॉरिटी ऑफ द प्रूवर्स, फ्यू रेयर सिम्टम्स अलॉन्ग विद अदर सिम्टम्स आर प्रोड्यूस बाय वेरी फ्यू प्रूवर्स। देखो, जैसे ड्रग प्रूविंग किया आपने, बेलाडोना का ड्रग प्रूविंग किया आप, जैसे 100 पीपल्स के ऊपर आपने ड्रग प्रूविंग किया, ड्रग प्रूव का डेफिनेशन आपको याद रखना है। ओके, जैसे 100 पीपल के ऊपर आपने ड्रग प्रूविंग किया, उसमें क्या दिखेगा हमको यह दिखेगा कि इट इज़ डन ऑन मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल प्रोड्यूस सम सिम्टम्स। ठीक है, जैसे कंजेशन प्रोड्यूस करते हैं, हेडेक हुआ सबको, किसी किसी को क्या होगा, चिक रेड हो जाएगा, वो फ्यू सिम्टम्स हो गया। और किसी किसी को क्या होगा, वेरी वेरी रेयर सिम्टम्स, किसी को जो आता ही नहीं है, जैसे 100 पेशेंट में 70 को हेडेक आया, 30 को आया जैसे बॉडी हीट बढ़ गया, कंजेशन हो गया, एंड लास्ट किसी को हो गया वायलेंट मैनी आ गया, मतलब 5-10 को आ गया बस। फ्यू रेयर पर्सन प्रोड्यूसिंग अ फ्यू रेयर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, दैट इज इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट। पढ़ेंगे आगे। सेकेंड ग्रुप ऑफ प्रूवर इज कॉल्ड द इडियोसिंक्रेटिक पर्सनैलिटी बाय हैनीमैन, एफोरिज्म 116 में दिया है, इडियोसिंक्रेटिक पर्सनैलिटी। This ability of a person to produce rare symptoms which other provers could not produce depends upon the level of susceptibility of the individual। इसका मतलब क्या है, ससेप्टिबिलिटी मीन्स व्हाट, ससेप्टिबिलिटी आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। ससेप्टिबिलिटी मतलब जैसे पकड़ लो, इम्यून रेस्पॉन्स पकड़ लेनी, वेरी इजी लैंग्वेज, मतलब गलत ही है, बट जैसे किसी किसी को, ऐसे आपके क्लास में किसी को बीमारी हुआ, टाइफाइड हुआ, नहीं कॉमन कर लो, किसी किसी को लगता है, किसी किसी को नहीं लगता। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द इम्यून सिस्टम ना, उसी टाइप का ससेप्टिबिलिटी होता है कि किसी किसी का बॉडी ससेप्टिबल टू सम डिजीज होता है, ससेप्टिबल टू समथिंग, जैसे किसी किसी को एलर्जी होता रहता है, तो ही ससेप्टिबल टू द एलर्जिक और रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स, समवन इज ससेप्टिबल टू rheumatic complaints like this। तो इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट्स है रेयर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स व्हिच प्रोड्यूस सर्टेन सिम्टम्स दो अदर प्रूवर्स प्रोड्यूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका ससेप्टिबिलिटी अलग होता है, हाँ, एंड उनका कॉन्स्टिट्यूशन पिकुलियर टाइप का होता है, अलग टाइप का होता है। आगे पढ़ेंगे। ओके, दिस डेफिनेशन वी नीड टू रिमेंबर, ऊपर वाला तो बस इंट्रोडक्शन था, दिस डेफिनेशन वी नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू मेमोराइज, ये मेमोराइज करना पड़ेगा कि एफोरिज्म में लिखा है। हाँ, ओके, idiosyncrasies are peculiar corporal constitution which although otherwise healthy। peculiar corporal constitution मतलब क्या होता है, पिकुलियर होता है और कॉर्पोरियल, मतलब वह पिकुलियर टाइप का होता है, वो अलग इंसान में नहीं मिलेगा।
otherwise they are healthy but possess the disposition to be brought into disposition matlab they have the tendency to brought into more or less morbid state where certain things that seem to produce no impression and no change in many other individual for example 117 मेंशन करना है और याद करना है ये मेमोराइज वेरी इंपॉर्टेंट इसका मतलब ये है कि इडियोसिंक्रेसीज आर कॉन्स्टिट्यूशंस जैसा बॉडी होता है पर्सन्स होता है दे आर हेल्दी होता है वो लोग हेल्दी होता है लेकिन दे हैव अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस सर्टेन स्टेट्स दे हैव द टेंडेंसी टू गेट इनटू सर्टेन स्टेट्स जो किसी को जैसे मुझे टेंडेंसी है कि मुझे रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स हो जाएगा वेरी सिंपल लैंग्वेज हाँ वो मैं हेल्दी हूँ अदरवाइज लेकिन मुझे एक अलग से टेंडेंसी है टू गो इन टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ड्यू टू सम एलर्जेंस हाँ which produce no impression और no changes in many other individuals का मतलब क्या होता है कि वो एलर्जी अगर जैसे पोलन ग्रेन आ गया मेरे नाक में फंस गया तो मुझे वो एजमा हो गया हाँ लेकिन किसी और को भी तो जाएगा ना पोलन उसको नहीं होगा तो ही इज नॉट एन इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट आई एम इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट व्हाई because I have a certain disposition, I have a certain constitution that will bring to this idiosyncrasy. Okay. Examples also we need to remember. This is footnote to aphorism 117. This is also we need to memorize. Okay. जैसे few person faint by the smell of roses. तुम अगर रोज लोगे you smell it, you like the smell, but some people they faint. Examples और clear हो जाएगा. Okay. Few persons get abnormal, morbid or even morbid dangerous states by muscles. मसल मतलब फिश होता है उससे क्या होता है उसको प्रॉब्लम करता है तुम फिश खाओगे तो तुमको प्रॉब्लम नहीं करेगा किसी किसी को करेगा जैसे एलर्जी होता है ना उसी को पकड़ो इडियोसिंक्रेसी किसी किसी को होता है सबको नहीं होता क्रैब्स रो एग्स और स्पर्म्स ऑफ द फिश तो ये सब खाने ये याद रखने ये सब दिस इज गिवन इन द एफोरिज्म ओनली तो ये सब एग्जांपल्स ऑफ पिकुलियर कॉन्स्टिट्यूशन है ओके अनदर some person develop abnormal sensation morbid state by touching the leaves of some kind of sumac is a type of plant only okay sumac is a type of plant तो ये सब खाने से उसको एलर्जी होता है या इडियोसिंक्रेटिक morbid state मतलब the person is not in a very good state healthy state okay the next the ability to produce rare and uncommon symptoms by few providers depends not only on the inherent sick making capacity very important ये लाइन आपको लिखना है जैसे ये सर्टेन इफेक्ट्स जो होता है जो पर्सन प्रोड्यूस करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है ये ड्रग के ऊपर भी डिपेंड करता है सिक मेकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग एंड रिएक्टिव कैपेसिटी ऑफ द वाइटल पावर्स ऑफ द प्रोवर दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट तो मतलब जो रेयर एंड अनकॉमन सिम्टम्स कोई पर्सन प्रोड्यूस करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है पैथोजेनिक पावर्स ऑफ द ड्रग हाँ पैथोजेनिक पावर ऑफ ड्रग और एंड द रिएक्टिव कैपेसिटी ऑफ द वाइटल फोर्स तो वाइटल फोर्स कैसे उसको परसीव करेगा वो कैसे उसको रिएक्शन देगा रिएक्टिव पावर ऑफ vital force hopefully you understand what is idiosyncrasy very important line और aphorism 116 and 117 में दिया गया है ओके आगे हम अब थोड़ा फास्ट जाएंगे द लेक्चर इज ऑलरेडी बिग बट वॉच इट इन 2x आई थिंक इट विल बी गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा जल्दी पढ़ाई का भी फायदा है नहीं इट इज़ ऑफ टू टाइप्स इनहेरिटेड होता है एक्वायर्ड होता है एक्वायर्ड होता है बोथ द इनहेरिटेड एंड द एक्वायर्ड टाइप्स मे बी बिकॉज ओके Any history of abuse of drugs by the patient or suppression of mental and physical morbid condition may play a major in the development of idiosyncratic personality. मतलब कोई आपने ज़्यादा ड्रग्स खा लिया जैसे कोई एसिडिटी का पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा पेंटॉप खा लिया हाँ या स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा ले लिया तो उससे भी डेवलपमेंट होता है इडियोसिंक्रेटिक या एलर्जेंस का हाँ ऑल दिस थिंग्स इडियोसिंक्रेटिक डेवलप होता है इडियोसिंक्रेसी कैसे हम लोग केस टेकिंग में निकालेंगे इडियोसिंक्रेसी कैन बी ट्रेस्ड आउट बाय एनक्वायरिंग द पेशेंट पास हिस्ट्री पूछेंगे कि क्या क्या मेडिसिन लिया है एनी इंसिडेंट्स ऑफ पॉइजनिंग कुछ पॉइजनिंग हो या एब्यूज ऑफ सम ड्रग्स ये पास हिस्ट्री में सब मिल ही जाएगा मेडिसिन या सर्जिकल हाँ modern understanding makes it clear that when a person is poisoned by one drug substance he will remain hypersensitive to the same drug substance in the later years of his life modern medicine यही कहता है कि कोई ड्रग आपने ज़्यादा लिया है तो it will be producing morbid symptoms right और मॉडर्न मेडिसिन क्या बोलता है इडियोसिंक्रेटिक को क्या बोलता है द मॉडर्न मेडिसिन कॉल दिस एज एनाफाइलेटिक रिएक्शन हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ एलर्जी ओनली हाइपर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मतलब
जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, और बॉडी का रेस्पॉन्स बहुत अलग टाइप का होता है। हाँ, जैसे एलर्जी होने से क्या होता है, आर्टिकेरिया हो गया, पूरा इचिंग हो गया, उस टाइप का। ओके, again observation of some physicians suggest the badly treated in contribute for development. Another type, observation of some physicians suggest the badly treated or suppressed acute disease can contribute in later years for the development of idiosyncratic personality। मतलब इसमें यही लिखा है जो ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, हाँ, एक्यूट डिजीज को सप्रेस करके दे आर treating the cause, they also developed into idiosyncrasy। Okay, the importance of idiosyncrasy in therapeutics, aphorism footnote to aphorism 117, just याद रखना, nothing मतलब these are the points to make the answer longer। और ये याद रखना है कि हमको ये सब मेंशन करना, नंबर ज़्यादा मिलेगा, footnote to 117, aphorism 117, aphorism 116, like this। ओके, इसमें क्या लिखा है, the peculiar reactive tendency of idiosyncratic personality help us in in-depth study of the pathogenic powers of the drugs। मतलब इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट्स को अगर हम स्टडी करेंगे तो हमको ड्रग के बारे में और पता चलेगा। इवन द रेयर सिम्टम्स विच आर नॉट यूजुअली प्रोड्यूस इन द रेगुलर प्रूवर्स कैन बी नोटिस इन द इडियोसिंक्रेटिक पर्सन। तो इडियोसिंक्रेटिक पर्सन इज अ वेरी ग्रेट प्रूवर। उसको आप कुछ मेडिसिन दोगे, वो ऐसा सिम्टम निकाल के देगा, ऐसा सिम्टम हमको देखने को मिलेगा जो किसी और के ऊपर नहीं आता है। तो इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग मटेरियल मेडिका इन अ मोर डीपर वे, अंडरस्टैंडिंग इन अ मोर डीपर वे। एच ए रॉबर्ट क्या कहते हैं, इडियोसिंक्रेसी आर गुड प्रूवर्स फॉर द ड्रग्स व्हिच दे इडियोसिंक्रेटिक। वही है, इडियोसिंक्रेटिक प्रूवर्स आर वेरी गुड। जैसे कोई पर्सन उस ड्रग के लिए इडियोसिंक्रेटिक है तो ही इज़ अ वेरी गुड पेशेंट, क्योंकि उससे हमको ड्रग के बारे में पता चलेगा। डन। Idiosyncrasies help the physician in studying the peculiar sick-making properties of the drug। Done। एग्जाम्पल्स याद रखना है, यही लिखना है। दिस एग्जाम्पल्स यू हैव टू मेमोराइज। जो मैंने मेमोराइज और इंपॉर्टेंट बोला है वो आपको याद रखना है। ओके, इसमें क्या लिखा है, प्रिंसेस मारिया प्रोफिग्निता रिस्टोर्ड हर ब्रदर द एम्पायर एलेक्सिस हु सफर्ड फ्रॉम फेंटिंग बाय स्प्रिंकलिंग विद रोज वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑन यूटोक्सिया। आई डोंट थिंक आई नीड टू अंडरस्टैंड। द प्रिंसेस मारिया था, उसका भाई था, हाँ, उसका नाम था एलेक्सिस। हाँ, उसको क्या हुआ, ही इज टू फेंट, बेहोश हो गया। उसको कैसे उठाया, बस स्प्रिंकलिंग विद रोज वाटर। तो ही वॉज इडियोसिंक्रेटिक टू रोज वाटर, रोज वाटर से उसको क्योर हो गया। हाँ, नेक्स्ट, Horitas show greater benefit from rose vinegar in case of syncope। तो सिंकोप का मतलब क्या होता है, सिंकोप का मतलब भी फेंटिंग ही होता है। ओके, इन केस ऑफ सिंकोप का मतलब फेंटिंग ही होता है। ये एग्जांपल्स हमको लिखना है। हाँ, सो बेसिकली क्या है, हॉरितस एक पर्सन था जो फेंटिंग के केसेस में उन्होंने देखा कि रोज विनेगर अगर दे दे तो सिंकोप ठीक होता है। ओके, दिस टू एग्जांपल्स वी नीड टू रिमेंबर। ये जेएस क्लार्क का एग्जांपल है, यू कैन स्टडी फॉर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन आई डोंट थिंक यू नीड टू राइट। Okay, only idiosyncratic can produce peculiar individualistic symptoms of the drug improving। The study of entire pathogenic powers of the drugs and the study of the drug picture becomes complete। देख रहे हैं ना कि नहीं, दिस इज द थेरापेटिक वैल्यू ऑफ, ये आ सकता है, दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन, यू नो, कि जो ड्रग का कंप्लीट स्टडी करने के लिए ना, वी नीड टू बेसिकली यूज द idiosyncratic पेशेंट्स, दे आर वेरी हेल्पफुल। ओके, उससे क्या होता है, जो इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट्स हमको सिम्टम्स मिलता है, उससे क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स विल हेल्प द फिजिशियन इन अनलॉकिंग द केसेस वेयर इंडिविजुअलाइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट। कुछ रेयर सिम्टम मिल गया हमको, कोई सिम्टम मिल ही नहीं रहा है उस, लेकिन कुछ मिल गया कि उसको जैसे कॉन्स्टिपेशन से उसको अच्छा लगता है, तो बस वही सिम्टम मिला, तो हमको केस टेकिंग में बहुत हेल्प करेगा। वी कैन गिव सम मेडिसिन, वो पिकुलियर, ओनली पिकुलियर सिम्टम इन हेल्प इन फाइनलाइजिंग सिलेक्टिंग द सिमिनिमम। आपको पता ही है होम्योपैथी कैसा है। हाँ, फॉर सिलेक्टिंग द सिमिनिमम आपको टोटलिटी वाले बनाना पड़ेगा, लेकिन अच्छे से अगर कुछ आता ही नहीं है, कुछ सिम्टम मिला ही नहीं है, तो एक मिल गया, सो इट विल हेल्प अस। और ये कहाँ से मिलेगा, मेटीरियल मिलेगा, लिखेगा कौन, तो ये इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट्स के वजह से लिखेगा हम लोग। ठीक है, इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू ग्रुप ऑफ होम्योपैथ, इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। 1% फाउंड टू बी इडियोसिंक्रेटिक वन सब्सटेंस, द सेम सब्सटेंस हाई पोटेंसी कैन बी यूज टू क्योर द इडियोसिंक्रेटिक। हो गया, तो जैसे ही इज एलर्जिक टू समथिंग, तो उसको वही हम देंगे, एंड इन हायर पोटेंसी इट विल हेल्प अस टू क्योर द केस।
Then another point, just not very important. Dr. J.'s line does not consider the idiosyncratic as a healthy personalities. Okay, according to him, SORA and tuberculosism are responsible for such peculiar corporal constitution. Anti-miasmatic देने के लिए बोला है. Not a very important line. तो जितना पढ़ा है idiosyncratic, I think it is more than enough. हाँ, इतना आपको पढ़ना है और एक बार जो बुक से पढ़ लेना 5th and 6th एडिशन से, उतना बहुत है. अभी लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ड्रग प्रूविंग शायद कंप्लीट कर देंगे. सरोगेट्स क्या होता है, जस्ट इम्पोर्टेंट है एफोरिज्म 118 और फुटनोट टू एफोरिज्म 119, ये याद रखना है. हाँ, दिस इज द बेसिक पार्ट आई एम टीचिंग यू. हाँ, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन दिस इज फॉर द एग्जाम पर्पज ओनली, जल्दी जल्दी थ्योरी के लिए लिखने के लिए. सरोगेट्स क्या होता है? द वर्ड सरोगेट्स मीन्स सब्स्टिट्यूशन, इक्विवेलेंट, ऑल्टरनेटिव और टू पुट इन प्लेस ऑफ अदर. सरोगेट का मतलब सब्स्टिट्यूट प्लेयर. जैसे फुटबॉल में हम होता है ना, सब्स्टिट्यूट करते हैं कि मेसी खेल रहा है, उसको चोट लगी है तो हमने यमाल को ला लिया. हाँ, तो लाइक दिस सब्स्टिट्यूशन, प्लेस, रिप्लेस कर देना. ओके, अभी देखना, two medicinal substances cannot be in the same interaction. Each individual medicine exhibits its own peculiar action upon the human being in its own way. मतलब यही कहा गया है कि every medicine is different, every medicine has their own action. हाँ, we cannot replace the medicine. जैसे बेलाडोना कुछ प्रोड्यूस करेगा तो सल्फर कुछ और प्रोड्यूस करेगा, लेकिन हम बेलाडोना का जगह में सल्फर नहीं दे सकते. Hence, Hahnemann sir ने क्या बोला था? Hahnemann says there can be in a medical point of view, no equivalent remedies, whatever, no surrogates. Very important. Homeopathy does not allow surrogacy. The homeopathy does not allow substitution. Only those physicians, उन्होंने क्या लिखा? Only those physicians who are not aware of the individual medicine action will substitute one medicine in place of another. जिसके पास नॉलेज ही नहीं है वही सब्स्टिट्यूट करेगा. सर ने वही बोला है. ओके, जैसे एवरी स्पीसीज ऑफ द प्लांट इज डिफरेंट इन एक्सटर्नल फॉर्म. एक्सटर्नल से अलग है, लिविंग से अलग है, ग्रोथ से अलग है, रिक्वायरमेंट से अलग है, स्मेल अलग है. अगर प्लांट अलग है, मिनरल भी सब तरीके से अलग है. हाँ, पैथोजेनिक इफेक्ट्स भी अलग होगा. द अपीयरेंस ऑफ द प्लांट एंड मिनरल्स आर डिफरेंट, देयर एक्शंस आर डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट. सो देयर द ड्रग्स व्हिच वी मेक फ्रॉम देम विल ऑल्सो बी डिफरेंट. हाँ, तो हाउ कैन वी सब्स्टिट्यूट? जैसे मैंने टोटलिटी बनाया, टोटलिटी बना के मुझे मिला सल्फर, लेकिन मुझे सल्फर नहीं देके उसका मिला जुला कुछ दे दिया, स्किन का ऐसे ग्रेफाइट दे दिया. दिस इज द क्राइम अकॉर्डिंग टू सर हैनीमैन. दिस इज क्राइम बिकॉज एवरी ड्रग इज डिफरेंट इन इट्स एक्शन. ओके, दिस फैक्ट इज प्रूवन इन हैनीमैन वाले प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल ड्रग प्रूविंग. हाँ, ये हमको कैसे पता चला? ड्रग प्रूविंग से पता चला कि एवरीथिंग इज डिफरेंट, सबका पैथोजेनिक ड्रग्स अलग है. और सरों किसी कौन सा एफोरिज्म दिया फिर से याद रखना है, एफोरिज्म 118 to एफोरिज्म 119. So ये देखता है surrogacy. There can be no question of surrogacy in homeopathy. हाँ, when one remedy is indicated to a patient by symptoms similarity and selected based on fundamental principles of homeopathy, it is medicine alone can bring about the cure. समझ गए कि अगर आपको टोटली से कोई मेडिसिन मिला है तो वही देना है, अलग नहीं देना है. There is no question of surrogacy in homeopathy. Okay, any substitute in place of indicated medicine cannot bring cure. Obviously, there are no secundia in homeopathic materia medica. There is no place of substitution in homeopathic materia medica. Okay, there is no substitute. Okay, स्टुअर्ट क्लोज सर ने क्या बोला था? सिम्टोमेटिक कंपैरिजन बिटवीन सिमिलर ड्रग इज इंस्टीट्यूटेड एंड कैरिड ऑन until one stands clearly out as the indicated remedy. दो सिमिलर मेडिसिन हो सकता है, बट वी नीड टू कंपेयर करना पड़ेगा. जैसे बेलाडोना निकल, जैसे सल्फर ग्रेफाइटिस आ गया, आपको टोटलिटी पे मिला है. हाँ, तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और उसी सिम्टम सिमिलरिटी के बेसिस में ड्रग देना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि रिप्लेस करके दे दिया. ओके, no two medicines can produce exactly the same effects. Then this truth has been done by severe careful experimentation. So no two drugs have the same pathogenic effects. तो लास्ट में क्या बोलूँगा? Only one indicated remedy can bring about the cure. Hence there is no surrogate or substitute medicine in homeopathy. Homeopathy does not allow substitution, does not allow surrogacy. Okay. तो दिस इज इट, दिस इज द लेक्चर. वी आर डन टिल एफोरिज्म 120. 119 तक तो हो गया है. होपफुली यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड मेमोराइज एवरीथिंग. विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर. जस्ट वॉच द लेक्चर 2x में देख लेना, इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर ही दिया है. ओके, टेलीग्राम चैनल, जस्ट ट्राई टू गो होमियो विथ मेनमो इन टेलीग्राम. एवरीथिंग विल बी देयर, द हाईलाइटेड PDF channel. Okay, okay, bye.